नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति भी कहा जाता है, इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके पार्ट 2 यानी सेकंड पार्ट को जो है देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने जो है 30 प्रश्नों को कवर किया था और इसी प्रकार से जो है शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को जो है इसी प्रकार से कवर किया जाएगा। और प्रत्येक यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस आपका फर्स्ट जो यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति का उन्हीं से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा। प्रत्येक यूनिट, जितने भी यूनिट है, चाहे डीआई वाला पोर्शन हो, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हो या पर्यावरण का है या फिर शोध अभिवृत्ति का, ये सभी यूनिट से मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे मैंने लिख रखा है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पार्ट 2 हमारा होगा और ये एग्जाम 2021 जो होने वाला है आपका मई में, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब भी करूंगा, अच्छे से बताऊंगा ताकि आप आंसर देने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन आपको इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट की तरह ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन दूंगा और आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और किसी प्रश्नों को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस प्रश्न को जरूर एक बार चेक करूंगा। देखिए, यहां पर पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं। यानी कि यहां अध्यापन के संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो है अध्यापन के सिद्धांत हैं। पहला देखिए, इसमें दिया गया है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, दूसरा है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और यहाँ पे तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, और यहाँ पे चौथा दिया गया प्रकृति का पालन करना। तो ये 4 अध्यापन से संबंधित सिद्धांत आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि कितने इसमें से अध्यापन के सिद्धांत हैं। नीचे कोड भी दिया गया है, आपको जितने भी लगते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सही आंसर दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला भी आपका जो है अध्यापन से संबंधित सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, और दूसरा जो है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और तीसरा जो है मूर्त से अमूर्त की ओर, और यहाँ पे चौथा है प्रकृति का पालन करना। तो ये चारों जो है अध्यापन से संबंधित सिद्धांत है। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लीजिए। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो आपको सही आंसर लगाना है, तभी जब पता रहेगा आपको कि अध्यापन से संबंधित सिद्धांत कौन से हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि विश्लेषण यानी जिसको एनालिसिस कहते हैं, इसके अर्थ को कौन सा विकल्प दर्शाता है। पहला जो ऑप्शन है संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, बी ऑप्शन है संघटक भागों का संयोजन करना, और सी ऑप्शन है दोनों। ए और बी दोनों विकल्प सही हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता जो है विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है। अगर कोई समस्या होती है तो आप उसका हल आसानी के साथ जब ढूंढ लेते हैं, या आपके अंदर कोई क्षमता होती है जिससे आप समस्या को हल कर सकते हैं, तो ये जो है आपके विश्लेषण, किस प्रकार से आप समस्या को देखते हैं, किस प्रकार से उसका अध्ययन करते हैं, ये विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है। आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है शिक्षण की विधि, बी ऑप्शन है शिक्षण के सिद्धांत, और सी ऑप्शन है शिक्षण तकनीक, और डी ऑप्शन है शिक्षण रणनीति। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताना है कि कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी,
शिक्षण सिद्धांत जो है, यह शब्द जो है शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं आपको याद रखना है। देखिए शिक्षण सिद्धांत को हम फॉलो करके बच्चों के मनोवैज्ञानिक दशा को समझते हैं और जिस प्रकार से वो सीखते हैं उस प्रकार से हम उसे सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थी वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए, इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पर है अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, बी ऑप्शन है छात्रों की व्यक्तिगत जो है ध्यान देना, और सी ऑप्शन है अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, और यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त, यानी कि उपरोक्त में से सभी विकल्प आपका सही है। यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन उपरोक्त में से सभी। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थी वाली कक्षा में इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका उपरोक्त में से सभी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उपरोक्त में से सभी का मतलब कि पहले तो आपका है अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, यानी कि जब आप कक्षा में या क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जब वो लर्न करते हैं, जब सीखते हैं तो उनको क्या बाधाएं फेस करनी होती है या क्या समस्याएं होती हैं उनकी पहचान करना। और दूसरा जो है आपका छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, यानी कि जिनको अधिगम में समस्याएं हो रही हैं उन विद्यार्थियों को आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। और सी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, यानी कि जो भी आप अपना टॉपिक पढ़ाने वाले हैं किस प्रकार से, तो आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो विद्यार्थी अधिगम करने में उनको समस्या होती है तो उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर जो है अनुदेशन को बनाना चाहिए, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर, यानी उपरोक्त में से सभी विकल्प क्या है सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से शिक्षण सम व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इसका यहाँ पहला जो ऑप्शन आपको दिया जा रहा है इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन है संचार कौशल, सी ऑप्शन है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, और यहाँ पर डी ऑप्शन है आयोजन क्षमता। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से शिक्षण सम व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा होता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना जो है आपका शिक्षण सम व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक होता है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है, यहाँ पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी ऑप्शन है शिक्षकों की निष्कपटता, और सी ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, और डी ऑप्शन है शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो इन चारों विकल्पों में से आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है। अगर आप प्रभावी शिक्षण कर रहे हैं तो उस प्रभावी शिक्षण के दौरान इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सही हो सकता है, आपको यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ये कथन जो है प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही होता है। यानी कि टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि छात्रों को वो ज़्यादा से ज़्यादा सिखाए, और कोई भी तथ्य या टॉपिक के बारे में पढ़ाता है तो उतना प्रयास करे कि बच्चे उसके बारे में समझ सकें। तो यह एक प्रभावी शिक्षण का जो है प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कथन हमारा हो जाएगा, और प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और सूची 1 में दार्शनिक के बारे में दिया गया है और सूची 2 में दर्शन के बारे में, यानी कि कौन से दार्शनिक ऐसे हैं और किन चीज़ों का वो दर्शन करने के बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आइए पहले इसको मैच कर लेते हैं, और इसके लिए आपको यह पता रहना चाहिए कि किसका स्टेटमेंट यहाँ पर है कौन सा, तभी आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आपका मैच करेगा यानी कि टैगोर जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, वो मैच करेगा आपका तीसरे के साथ,
यानी कि बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भी पुस्तकें होती हैं उनसे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है, बालक। ये जो है टैगोर जी का कहना है, इनके दर्शन के अनुसार बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से जो दूसरा आपका मैच करेगा वो चौथे के साथ मैच करेगा, विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद द्वारा जो बताया जा रहा है कि योग शिक्षा का एक माध्यम है, यानी कि जो हम योगासन करते हैं या योग जो होता है वो एक शिक्षा का माध्यम होता है, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताया गया है। और यहां पर हम तीसरा जो मैच करेंगे वो आपका मैच करेगा पहले के साथ, यानी कि महात्मा गांधी। तो ये क्या बता रहे हैं कि सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास जो है बालक का होना चाहिए, ये महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया है। और यहां पर जो चौथा आपका मैच करेगा वो मैच करेगा किसके साथ, दूसरे के साथ। बौद्ध धर्म का यहाँ पे दर्शन जो है कर्म का सिद्धांत, यानी कर्म के सिद्धांत से जो है बौद्ध धर्म का यहाँ पे बात किया जाता है। तो आपको ये इसी प्रकार से याद रखना है और परीक्षा में पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार से मैच भी करना है। टैगोर जी किस चीज का दर्शन करते हैं, तो ये बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरा यहाँ पे विवेकानंद के बारे में हमने बात किया, तो ये योग शिक्षा जो है शिक्षा का एक माध्यम होता है, आपको याद रखना है। और तीसरा जो यहाँ महात्मा गांधी का था तो वो है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, ये इसके दर्शन के संदर्भ में बात करते हैं। और बौद्ध धर्म किसका, कर्म के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर लेंगे। और नीचे कुछ कूट दिया रहता है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपने मैचिंग किया है और उस कूट को आप ट्रिक कर सकते हैं। तो हमने जिस प्रकार से मैचिंग किया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप भी इसी प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि यह किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका, ये कथन किसका है इन चारों विकल्पों में से। क्या ये कथन स्वामी विवेकानंद का है या फिर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का है या फिर सी ऑप्शन दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती का है या डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से किसी का भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। तो यह स्टेटमेंट जो है, ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। आपको याद रखना है कि शिक्षा मानव का निर्माण करती है, जो चरित्र निर्मित करती है, यानी कि मानव का चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। आपको याद रखना है पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आगे कंप्लीट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है, स्वामी विवेकानंद का, आपको याद रखना है। इस प्रकार के भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। अगर शिक्षण गतिविधियों के बारे में हम बात करते हैं तो शिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत जो है शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले किसको आना चाहिए, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहले देखिए यहाँ पे उद्देश्यों का निरूपण, बी ऑप्शन दिया गया है शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना और सी ऑप्शन दिया गया है छात्रों की रुचि के बारे में जानना और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में क्या पूछा गया एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि उद्देश्यों का निरूपण। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, अगर बालक भी कक्षा में पढ़ते हैं या किसी कोर्स में इनरोल होते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है। तो पहले तो उद्देश्य का निरूपण करना बहुत ही जरूरी है। अगर शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं आप, शिक्षण प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहला उद्देश्य का निरूपण करना होता है। और दूसरा जो है बी, यहाँ पर शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, यानी कि किस प्रकार से आप जो है पढ़ाने वाले हैं, किन किन विधियों का इस्तेमाल करने वाले हैं, बच्चों को किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे, इन बातों का भी ध्यान देना। और सी जो ऑप्शन है छात्रों की रुचि के बारे में जानना, यानी कि छात्र किस प्रकार से सीखना चाहते हैं, उनकी रुचि किस विषय में है, किस तरीके से वो जानने की इच्छा रखते हैं, तो उनकी रुचि का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर ऑप्शन डी इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट या कथन है जो प्रभावी शिक्षण में पूरी तरह से सम्मिलित है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी।
बी ऑप्शन है शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। और सी ऑप्शन दिया गया है शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी विकल्प जो है आपके सही हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया, एक बार प्रश्न को आप अच्छे से समझिए। देखिए प्रश्न को आप जब अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो उसका आंसर भी आप बहुत आसानी के साथ दे पाएंगे। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित होते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा कथन है जो प्रभावी शिक्षण अगर होता है तो उसमें एक कोटेशन या ये कथन सम्मिलित हो सकता है। आपको कौन सा कथन लगता है इन चारों विकल्पों में से? तो इसमें ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। यानी कि जब प्रभावी शिक्षण होता है तो शिक्षक भी सक्रिय होता है, यानी कि बहुत कॉन्सेंट्रेट करके वो किसी टॉपिक को पढ़ाता है, और जो छात्र होता है उनकी बातों को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है। अगर प्रभावी शिक्षण हो रहा है तो दोनों सक्रिय होते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है, यानी कि हम अपेक्षा करते हैं कि शिक्षण का ये उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है और आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। पहला जो ऑप्शन है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना जो है शिक्षण का उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सी ऑप्शन है छात्रों के चरित्र का निर्माण करना। और डी ऑप्शन है एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य क्या होता है। कि हम अगर शिक्षण कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका एक अपेक्षित उद्देश्य क्या होगा। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपका अपेक्षित उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना ही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है शिक्षण का। आप इसको जरूर याद रखिएगा। आप जॉब पाइए, कुछ भी करिए, आप शिक्षण करने के दौरान, यानी कि आप नॉलेज प्राप्त करने के बाद, कोई डिग्री प्राप्त करने के बाद आप बेहतर जॉब प्राप्त करिए, वो बाद की बात है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए, लेकिन शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है मानव के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण क्षमता के लिए मूल रूप से आवश्यक है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है शिक्षण कौशल में नैपुण्य। बी ऑप्शन है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में निपुण। नैपुण्य का मतलब निपुण, उसकी जानकारी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए टीचर को। सी ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में निपुण। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सब। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा फैक्टर या कारक है जो शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो है फैक्टर आपका मूल रूप से आवश्यक होते हैं शिक्षण दक्षता के दौरान। पहला जो है शिक्षण कौशल में निपुण, यानी कि शिक्षण कैसे होता है, शिक्षण किस प्रकार से किया जाए, बच्चों को कैसे मैनेज किया जाए, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, उन कार्यों में आपको निपुण होना चाहिए, शिक्षण कौशल होना चाहिए आपके पास। बी जो है शिक्षण के विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में निपुण का मतलब है कि जो जितने भी तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं शिक्षण के दौरान, उन सभी कौशलों के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, उन तकनीकों के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। और सी जो है यहाँ पर शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में निपुण होना चाहिए, यानी कि जिन साधन का, यानी कि टीचिंग हेल्पिंग जो टूल्स होते हैं, जो साधन होते हैं जो शिक्षण को आसान करते हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आज की आधुनिक प्रौद्योगिकी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल हम अपने शिक्षण के दौरान कैसे कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी होनी जरूर है। ठीक है, जरूर होनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए मैं सभी क्वेश्चन को इस प्रकार से डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और कोई भी प्रश्न इसमें से पूछा जाए तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर पाएं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन डी क्या था, राइट आंसर। ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। 4 आपको दे दिए जाते हैं ऑप्शन और पूछा जाता है कि इनमें से एक कथन जो है गलत है और उसको फाइंड आउट करिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता।
बी ऑप्शन है संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है, सी ऑप्शन है संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है, और डी ऑप्शन है संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन को फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। जो अच्छा संप्रेषक है, जो अपने विचारों को, जो अपने अंदर जो भी ज्ञान समाहित है दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंचा सकता है, तो वह एक अच्छा अध्यापक क्यों नहीं हो सकता। तो ये सही है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है, नहीं हो सकता, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें गलत प्रदर्शित किया जा रहा है। अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा गया कि नहीं हो सकता। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, और ये हमारा सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि एक सफल शिक्षक कौन होता है। यानी कि आप शिक्षक हैं, मान लीजिए, आप सफल किस प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप सफल कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, पहला ऑप्शन दिया गया इसके संदर्भ में कि वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। बी ऑप्शन है जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है, और सी ऑप्शन वह छात्र के लिए अभिगम्य हो, और यहाँ पर डी ऑप्शन है उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। तो ये चार स्टेटमेंट या चार ऑप्शन दिए गए हैं एक सफल शिक्षक के संदर्भ में, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। तो एक सफल शिक्षक तभी हो सकता है जो शिक्षक अपने विषय का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता हो, यानी कि अपने विषय के बारे में बहुत जानकारी है, तो वो शिक्षक जो है क्या होता है, वो सफल हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर। जब हमको अपने विषय के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम 100% परिणाम भी नहीं ला सकते कक्षा में अपने विषय के संदर्भ में। और फिर सी ऑप्शन जो बताया जा रहा है कि वह छात्रों के लिए अभिगम्य यानी कि एक्सेसिबल हो, ये भी आपका नहीं हो सकता। और डी जो है उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। जब हमें अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा तो हम कोई आर्टिकल कैसे लिखेंगे, बेहतरीन आर्टिकल, और कैसे वो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सबसे महत्वपूर्ण है, आपको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए इन चारों विकल्पों में से। अगर आप एक शिक्षक हैं और आपको अपनी आय बढ़ानी है तो इन चारों विकल्पों में से आप क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है, अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, यानी कि आप स्कूल या कॉलेज कहीं भी पढ़ा रहे हैं और आपके पास जो अतिरिक्त समय बचता है उस समय के दौरान आप कोचिंग्स पढ़ा सकते हैं। बी जो ऑप्शन है, शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, यानी कि जिस भी शिक्षण संस्थान में आप कार्य कर रहे हैं वहां पे अधिक कठिनाई या पारिश्रमिक वाले कार्य करना। सी ऑप्शन है, शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जुड़ना, यानी कि अपने जो शिक्षण का कार्य आप कर रहे हैं तो उसके अलावा जो संविदात्मक जो कुछ मानदेय पे कार्य होते हैं उसको करना। डी ऑप्शन, पुस्तकें लिखना। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर सही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुस्तकें लिखना। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि यदि एक आप शिक्षक हैं तो अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे पुस्तकें लिखना सबसे महत्वपूर्ण है, और ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, किसी विषय की जानकारी है तो उसके संदर्भ में आप पुस्तकें लिख सकते हैं, और यह एक आय का बेहतर सोर्स हो सकता है आज के समय में भी। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में प्राचार्य हैं तो अपने शिक्षक सहयोगियों को किस प्रकार से आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है, भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना। बी ऑप्शन है, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चा पाठ्यक्रम में भाग लेना। और सी ऑप्शन है, दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि प्रश्न में क्या पूछा गया कि अगर आप एक प्राचार्य हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज का, तो आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करना चाहेंगे। तो भारत और विदेशों में जो सेमिनार होते हैं उनके विषय से संबंधित, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। बी ऑप्शन है, विषय के ज्ञान में वृद्धि के लिए आप जो है अपने पाठ्यक्रम को या अपने विषय को जो है पढ़ते रहिए, उसमें
तथ्य जो आते हैं उनके बारे में भी एनालिसिस करिए। और सी जो है दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, यानी कि जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका उत्थान किस प्रकार से हो सकता है उसके लिए आप सामुदायिक सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसत्ता करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है मूल्यों पर व्याख्यान देकर, बी ऑप्शन है टीवी कार्यक्रम को दिखाकर, सी ऑप्शन है छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, और डी ऑप्शन है धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवाकर। प्रश्न में क्या पूछा गया कि छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसत्ता, यानी सामाजिक और जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको कैसे विद्यार्थी आत्मसत्ता करे, अपने जिंदगी में उतारे, उसके लिए किस प्रकार से आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इन चारों विकल्पों में से यह पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जो राइट आंसर सबसे परफेक्ट हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। यानी कि जो पाठ्यक्रम है उनका जो कोर्स के अकॉर्डिंग वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ और अतिरिक्त पाठ्यक्रम जो सह पाठ्यक्रम के रूप में, जिसको हम जानते हैं, जिसमें हम सामाजिक और नैतिक मूल्यों के बारे में उनको बता सकते हैं ताकि वो अपने जिंदगी में उन सामाजिक और नैतिक मूल्यों को उतार सके। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित किस प्रकार से कर सकता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है, बी ऑप्शन है जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है, सी ऑप्शन है शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछा जाता है या पूछता है, डी ऑप्शन है छात्रों के विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने। देखिए प्रश्न को पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप राइट आंसर इसका दे पाएंगे। बताया जा रहा है यहां पर प्रश्न में कि एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक, यानी कि अपने आप को जो एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित किस प्रकार से कर सकता है। यहां पे इन चारों विकल्पों में से यही बस पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो सीखता है उसका छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करके। ठीक है, जो वो सीखते हैं, यानी शिक्षक कुछ भी अपने जिंदगी में सीखा उसको छात्रों का अर्थ समझाने में सहायता करके, यानी कि बच्चे जो सीखते हैं किस प्रकार से उसका अर्थ समझ सकते हैं, उनको उस अर्थ को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो वो जो है एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। देखिए प्रश्न इसमें ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकली, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक समझ बेहतर होनी चाहिए, तभी आप शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेंगे तो आप प्रश्न गलत कर जाएंगे। प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, आप उसका जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है, यही पूछा जा रहा है आपसे इस प्रश्न में। पहला जो ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना, बी ऑप्शन है कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना, सी ऑप्शन है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी करने और उत्तीर्ण होने में सहायता करना, डी ऑप्शन है छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाने का मतलब आसान बनाना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य का मतलब यही है कि छात्रों के लिए जो अधिगम का प्रोसेस होता है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, उसको किस प्रकार से आसान बनाया जा सकता है, यह जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी किस प्रकार से बना सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है विषयों का विशेषज्ञ हो, बी ऑप्शन विषय को पढ़ाने में काफी अनुभवी हो, सी ऑप्शन शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, और डी ऑप्शन विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करता हो। तो यहाँ पे चारों विकल्पों में से आपको क्या बताना है। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी किस प्रकार से बना सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी,
शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, यानी कि जो उनके पास पूर्व ज्ञान है उसको ध्यान में रख कर ही जो है वो आगे पढ़ाए, तभी जो है वो अधिक प्रभावी जो है बना सकता है अपने शिक्षण प्रक्रिया को। तो यहां पर ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकते हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है, कक्षा में श्रुत लेखन करवाएं। बी ऑप्शन है, वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहें। और सी ऑप्शन है, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हों। और डी ऑप्शन है, कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा कराना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको क्या बताना है कि पूछा जा रहा है क्या प्रश्न में कि इन चारों में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक जो है वास्तव में छात्रों के लिए मददगार या सहायक हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि किसी विषय से भी आप पढ़ा रहे हो कॉलेज में, स्कूल्स में, अगर बच्चा उस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो इस तरह से जो है आपका क्या होगा, इफेक्टिव टीचिंग होगा, यानी कि सक्रिय भागीदारी होगी विद्यार्थियों की भी और शिक्षक की भी। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। तो आपको करना क्या चाहिए कि छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे। अगर पूछेगा ज्यादा से ज्यादा तो वो भी ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि। और सी ऑप्शन है, 100% परिणाम। और डी ऑप्शन है, विद्यार्थी किसी विषय को ज्यादा अधिगम या अधिमान दे। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित या महत्वपूर्ण परिणाम कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि। ये जो है उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम होता है। यानी कि उच्च शिक्षा में, यानी कि जब बच्चे बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब वहां पे उनके विचार में, उनकी सोच में स्वतंत्रता होनी जरूरी है, स्वतंत्र वृद्धि होनी जरूरी है। यह जो है एक वांछित परिणाम होता है उच्च शिक्षा में अध्यापन का। तो इसको याद रखना है आपको, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है, इन चारों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है, सामान्य सारांश प्रदान कर सके। बी है, पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक हैं। और सी जो है, माध्यम हिंदी है। और यदि पाठ्य सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किस प्रकार से पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है। देखिए इसका मतलब ये कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी पुस्तकों में बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे फिगर के माध्यम से जो है आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं, क्योंकि आप तथ्यों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो फिगर के माध्यम से, और उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी उसके नीचे लिखा रहता है। जैसे कि भूगोल के संदर्भ में देखा जाए तो आज के समय में बहुत सारी ऐसी बढ़िया पुस्तकें हैं जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया जाता है। दृष्टांत दर्शक का मतलब बहुत सारे चित्रों का इस्तेमाल होता है उस पुस्तक में। तो वो क्या है, पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है, इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है, छात्रों की उपस्थिति। बी ऑप्शन है, विशेष सम्मान। और सी ऑप्शन है, छात्रों द्वारा सार्थक प्रश्न। और डी ऑप्शन है, कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों द्वारा सार्थक प्रश्न। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है। तो छात्र जब जो है क्लास के दौरान सार्थक प्रश्न पूछते हैं, तब जो है यह परिणाम जो है प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगर लगेगा कि वीडियो बहुत फास्ट है तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो उस समय वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, फिर उसके बाद से जो है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर का जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन हमारा है जानकारी देना, बी ऑप्शन है जिज्ञासु मन को विकसित करना, और सी ऑप्शन है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, और डी ऑप्शन है छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। प्रश्न को समझिए एक बार के प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो इन चारों विकल्पों में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा होता है, यानी कि क्लास में जो शिक्षण होता है तो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, इन चारों में से ही बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु मन को विकसित करना, यानी विद्यार्थी का जो जिज्ञासु मन है उसका विकास करना ही जो है कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगर वह जिज्ञासु होगा तभी ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है। अगर बच्चा जिज्ञासु नहीं होगा किसी चीज के बारे में या किसी तथ्य के बारे में जानने के लिए तो वो ज्यादा से ज्यादा नहीं सीख सकता। तो आपका कार्य क्या होना चाहिए कि जिज्ञासु मन को विकसित करें, किसके, बालकों के। तो ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं, यानी कि क्या बताना इन चारों विकल्पों में से कि छात्र किस प्रकार के शिक्षकों को ज्यादा पसंद करते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसके संदर्भ में। पहला जो ऑप्शन है कक्षा में सबसे अधिक श्रुत लेख करवाए, यानी कि वो लिखवाता हो। बी ऑप्शन है परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करे, यानी कि परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके संदर्भ में कुछ वो प्रश्न बताए। सी ऑप्शन है विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करे, यानी कि विषय से संबंधित अगर कोई समस्या अगर विद्यार्थी को आ रही है तो उसका समाधान करे। डी ऑप्शन है जो स्वयं को अनुशासन में रखे। तो इन चारों में से सही आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, यानी कि जो भी विषय वो पढ़ाता है तो उससे संबंधित अगर कोई समस्या विद्यार्थी को होती है तो उसका समाधान करे। तो उस प्रकार का शिक्षक जो है अपेक्षाकृत अधिक जो है पसंद किए जाते हैं विद्यार्थियों के अंतर्गत, यानी विद्यार्थी जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं विषय के संदर्भ में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो पहला जो ऑप्शन है पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, बी ऑप्शन है परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, सी ऑप्शन है छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना, और डी ऑप्शन है छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। तो इन चारों में से सही आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो छात्रों की सोच शक्ति का विकास करना, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक सोच सकें, यानी तथ्यों को अच्छे प्रकार से ऑब्जर्व करें और समझ सकें। अगर वो सोचेंगे नहीं तो वो सीखेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि छात्रों को जानकारी प्रदान करना, दूसरा है केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, और तीसरा है छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, और यहाँ पे चौथा दिया गया है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो इन चारों जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें से ये बताना है कि उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए इस कथन के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला आपका सही है और दूसरा और चौथा, यानी कि छात्रों को जानकारी प्रदान करना किसी विषय के संदर्भ में, और तीसरा जो है छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, और यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। देखिए प्रतिस्पर्धा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए बच्चे प्रेरित करते हैं, यानी आगे निकलना का मतलब क्या होता है। आगे निकलने से ये तात्पर्य है कि बच्चा अगर कोई टेस्ट लिया जाता है, कोई परीक्षा लिया जाता है तो पढ़ेगा ज़्यादा तभी तो उससे आगे निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं वो सीखेगा, बस इतना सा ही उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं होता किसी पर्टिकुलर बालक को आगे बढ़ाना, ऐसा उद्देश्य। उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए बच्चे प्रेरित हों। देखिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक कक्षा में क्या सुनिश्चित करता है इन चारों में से। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया इसमें कि कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। बी ऑप्शन है उसे कक्षा में हस्तक्षेप न करना पड़े,
और सी ऑप्शन है छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो, और डी ऑप्शन है स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। तो प्रश्न में ये पूछा गया कि एक प्रभावी शिक्षक कक्षा में क्या सुनिश्चित करता है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी। स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न करना जो है एक प्रभावी शिक्षक जो है इसको सुनिश्चित करता है, किसमें, कक्षा के दौरान बालकों के अंदर कि स्थिति की डिमांड क्या है, यानी सिचुएशन किस प्रकार से, उसके अनुरूप जो है कक्षा में उनके बीच में प्रतियोगिता कराया जाए और परस्पर सहयोग की भावना को भी उत्पन्न किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है। प्रायः वह निम्नलिखित में से किससे अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा। अगर कोई शिक्षक है और अपनी प्राथमिकता यानी अपनी महत्वपूर्णता जो है क्लास में उसको स्थापित करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए इन चार विकल्पों में से। पहला जो है कक्षा में अनुशासन लागू करे, बी ऑप्शन है छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करे, और सी ऑप्शन है छात्रों के साथ मजाक करके, और डी ऑप्शन है अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवाकर। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। यानी कि आप फ्रेशर शिक्षक हैं, पहली बार क्लास में जा रहे हैं किसी स्कूल या कॉलेज में, तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले छात्रों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। यानी कि पहले उनको आप समझ लीजिए और विद्यार्थी आपको समझ लें, जिससे कि आप आगे की जो कक्षाएं लेने वाले हैं, जो कक्षाओं को आप क्लास चलाने वाले हैं, तो उसमें अगर आप पढ़ाएं तो अब विद्यार्थी अच्छे तरीके से उनको समझ सके, सीख सकें। अगर विद्यार्थी के मन में अगर कोई मुटाव है, वो आपको समझ नहीं पाता, तो क्लास इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो पहले क्या होना चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार क्लास में जा रहे हैं, तो छात्रों के साथ आपको तालमेल बिठाना चाहिए कि छात्र किस प्रकार से सीखते हैं, उनको समझना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने अभी कंप्लीट किया, और मैं आशा करता हूं कि जितना भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया 30 महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इन प्रश्नों को बनाने में बहुत सारा समय लगता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाए, और प्रत्येक यूनिट से, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक यूनिट से, जितने भी 10 यूनिट्स है सभी यूनिट से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात और है कि मैं एक प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया है इस चैनल पे, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एग्जाम 2021 के नाम से। उसमें जितने भी इस समय के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के वीडियो होंगे उसी में आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही आसानी होगी आपको वीडियो भी देखने में, और किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं। और फ्रेंड्स एक बात और है कि अगर किसी प्रश्नों को लेकर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना सारा कुछ टाइप करने में हो सकता है कहीं मिस एरर हो, लेकिन प्रयास यही रहता है कि गलतियां कम से कम हो। अगर गलती हो भी गई होगी तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं उसका करेक्शन कर दूं, और अगले वीडियो में कोशिश करूं कि उस तरह की गलतियां कम से कम हो। और इसके साथ ही साथ किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई डाउट है या कोई क्वेरी है किसी एग्जाम को लेकर, और भी कुछ आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। सारे विद्यार्थी जानते हैं अगर कोई भी उनका डाउट होता है तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास करता हूं। तो मेरा प्रयास बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी की मदद की जाए। तो बस एक आपसे यही एक्सपेक्टेशन होती है, ये आशा होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहें। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, ताकि आप अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। यानी कोई भी एग्जाम आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहते हैं आप सभी का। और इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से घंटी का, तो उसको आपको क्या करना है, प्रेस कर लेना है। इससे होगा क्या कि जब कभी भी इस चैनल पे किसी भी एग्जाम रिलेटेड या इंपॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाएगी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी, और अब वीडियो को आप मिस नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।